अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। डबल हेडर डे इन वर्ल्ड कप 2019। पहला मैच बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। बांग्लादेश जैसे हमारे पैनल ने प्रिडिक्ट किया था बड़ा आसानी से हारा। 106 रन से इंग्लैंड ने मात दी है बांग्लादेश को। 386 का टोटल करने के बाद इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया का। 7 मरतबा 300 या उससे ज़ायद रन्स करने का एक इनिंग में, और आउटस्टैंडिंग मैच देखने को मिला इन द सेंस के इट वाज ऑल इंग्लैंड अक्रॉस द मैच। और दूसरा मैच जो है वो जारी है अभी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। 173 रन चेस डाउन कर रहा है न्यूजीलैंड। आज के मैच दोनों मैचेस में हमने देखा कि कप्तान ने टॉस जीत के सामने वाली टीम को बैटिंग कराई, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये फैसला सही नहीं दिखा हमें, बिकॉज 387 चेस डाउन करने पड़े उनको। सो पहले इस मैच पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। और उनके साथ हैं बड़े सीजन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी हमें स्टोरीज बताते हैं, हिस्ट्री हमारी सही करवाते हैं, सोहेब अलवी साहब। सोहेब भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब, टॉस जीत के शायद इस वजह से पहले बैटिंग कराई कि पिच से हेल्प मिले, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने स्टार्ट किया ऐसा लगा कि शायद गलत डिसीजन था। आई थिंक क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम है, यू नो मे बी वन ऑफ द रीज़न के ओवरनाइट कंडीशंस जो थी, बारिश होती रही थी, कवर्स पड़े हुए थे पिच के ऊपर, और यही बात अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने की। बट आई थिंक मिसरेड किया है पिच को। इट वुड हैव बीन बेटर कि वो पहले बैटिंग करते और कोशिश करते कि बड़े स्कोर करके इंग्लैंड को आप प्रेशर में डालते चेजिंग के अंदर और अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करते। आई थिंक स्ट्रैटेजी बिल्कुल यहाँ पे मुझे डिफरेंट नज़र आई उनकी। अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे तो इंग्लैंड फार बेटर टीम है उनसे, चाहे वो बैटिंग पहले करते या सेकंड करते। मेरा ख्याल है इंग्लैंड बआसानी ही मैच जीतना था, बिकॉज के ऐसा कोई चीज़ जो है ना वो एक फ्लेयर नज़र नहीं आ रहा बांग्लादेश की टीम में कि आप उसको प्रेडिक्ट करते। उन्होंने एक मैच ज़रूर जीता है साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि वो लैग करिए। अगर आप चेजिंग में देखें बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। अगर इतनी ही टीम अच्छी होती या बहुत ज़्यादा फॉर्म में होती तो 300 प्लस रन करने चाहिए थे इनको यहाँ पे, यू नो, और अच्छा खेलते तो मेरा ख्याल है कंपैरिजन कोई नहीं बनता मेरी नज़र में दोनों टीमों का। एंड इट वाज अ वन साइडेड गेम एंड डिसीजन आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर होता कि अब इंग्लैंड जो है वो बॉलिंग करती, खुद बैटिंग करते तो उनके खिलाफ, तो शायद में भी डिफरेंट सिनेरियो। बिल्कुल सही। मसला सेवल से हमने देखा कि आप जब टॉस जीते हैं और आपको पिच को कैपिटलाइज करना है, एक ग्रीन पिच है उसको कैपिटलाइज करना है, तो आप शायद दोनों एंड से अपने पेसर्स के साथ जाएंगे। हमने देखा कि मुस्तफिजुर को 11वें ओवर तक उन्होंने हेल्ड बैक किया, शकीब से उन्होंने स्टार्ट करवाया, और कमेंटेटर्स कहते रहे कि आप अपने लेफ्ट आर्मर को लाएं और यूटिलाइज करें पिच को। डू यू थिंक दैट आल्सो वेंट रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू टेकिंग राइट डिसीजंस कि किस बॉलर से आपने अटैक करवाना है? एब्सोल्युटली। इन्होंने पहले 15 ओवर ज़ाया कर दिए, बिकॉज एक तो शकीब से इन्होंने कंसेक्यूटिव 7 ओवर्स करा दिए, जबकि शकीब को मिडिल ऑफ द इनिंग्स में बहुत उसकी वैल्यू थी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने शुरू में 7 ओवर करा दिए। एक तो मिडिल ऑफ द इनिंग्स में कोई बॉलर ही नहीं बचा उनके पास जो कि इस शकीब की तरह रन रोक सकता है या विकेट्स ले सकता है। दूसरा यही है, मुस्तफिजुर को लेट लाए बिकॉज ही इज़ द फास्टेस्ट। और ओवरऑल भी देखें, वो जैसे वो कल भी बात हो रही थी, मोइन ने पॉइंट आउट किया था कि मुर्तज़ा की अब वो बात नहीं रही है। he doesn't have pace। ऑल्दो वो विकेट ले गया पहली, लेकिन 100 रन जब तक बन चुके थे तो ये भी प्रॉब्लम रही है कि दे डिडंट हैव द बॉलर्स। या तो आप उस वक्त पहले फील्डिंग करें, पहले बॉलिंग करें जब आपके पास बॉलर्स हों टू मेक यूज ऑफ द कंडीशंस। बट इफ यू आर गोइंग टू ओपन विद स्पिन फ्रॉम वन साइड और दूसरी तरफ से आप इतनी फुल लेंथ बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। यू माइट एज वेल बैट एंड होप के सेकंड इनिंग में जरा सा उनको आप पकड़ लें। और सर आप सही कह रहे हैं, इवन इनके जो पेसेस करवा भी रहे थे उनको सही लेंथ फाइंड करना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज जब वो आगे पिच कर रहे थे तो स्ट्रेट जा रहे थे, जब पीछे पिच कर रहे थे तो मिड विकेट खा रहे थे। छोटा ग्राउंड है, सामने और पीछे की विकेट्स का। बिल्कुल सही। एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह बांग्लादेश ये मैच हारा है। और जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा काफी वन साइडेड गेम था, कल ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था दोनों हजरात ने, तो काफी सुकून में दोनों हजरात के सही प्रेडिक्शन हुई है। एक पैकेज देखते हैं किस तरह ये मैच हारा है बांग्लादेश, किस तरह इंग्लैंड जीता है, फिर मजीद बात करते हैं। द वन जो बांग्लादेश जो इस मैच से टेक आउट करेगा, बाकी तो सारा इंग्लैंड रहा इस मैच में मोइन खान साहब। लेकिन मोइन खान साहब हमने देखा कि बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं कि विकेटों पे बॉल लग के भी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। सो डू यू थिंक कि अब तो गेम ही ये हो गया, बैट्समैन का गेम हो गया है, सो कैसे देखते हैं बाउंड्रीज का छोटा होना?
देखिए बाउंड्रीज नो डाउट छोटी होती है, बट उसको भी पार करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो पावर हिटिंग है उसमें जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी आप कैसे कर सकते हैं, यू नो। बहुत सी टीमों ने ऐसी हिटिंग करने की भी कोशिश की बट वो आउट भी हुआ। आई थिंक इंग्लैंड वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स, स्पेशली जो एडेड एडवांटेज है कि अपने होम ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं इन ग्राउंड पे खेलने का, यू नो। बाउंड्री छोटी होना एक अलग बात है, बट जैसे मैंने कहा कि प्लेयर के लिए आपको टाइम करना पड़ता है। हाँ। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन जो है आपके शॉट्स की वो इम्पोर्टेंट होती है, किस वक्त किस प्लेयर को, किस बॉलर को आपने डोमिनेट करना है, किस बॉलर को मारना है आपने, किस वक्त मारना है और किस वक्त नहीं मारना, ये बहुत सारी साइंस है, यू नो। सो आई थिंक ये बहुत एक्यूरेसी है इंग्लैंड की टीम में, और यही वजह है कि कंसिस्टेंसी आप देखें कि पिछले 7 मैचों में इसको मिला के 300 प्लस रन किए हैं। आई थिंक यही वो चीज़ है जो फैक्टर है जिसकी वजह से इंग्लैंड को हम कह रहे हैं पहली दफ़ा कि अपने मुल्क में जो है ये जीत सकते हैं, एक बहुत बड़ा चांस है इनके पास। ऑल्दो थोड़ी सी बॉलिंग में डेप्थ जो बॉलिंग है उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा वो शेयर पेस के अलावा एक ऐसी स्ट्राइक बॉलर्स नहीं जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हो, यू नो। सही है। अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट टीम, और इंग्लैंड का मैं कह सकता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर इनके पास एक चांस है इस टूर्नामेंट को जीतने में। बिल्कुल सही। सेवल्वी साहब, इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बात हो रही है कि 7 बार उन्होंने 300 कंसेक्यूटिव 300 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए हैं, और उसका अगर स्टेटिस्टिक्स में देखें कि किन टीमों के अगेंस्ट किए हैं तो 5 बार पाकिस्तान के अगेंस्ट किए हैं, और 2 बार, एक बार बांग्लादेश हो गया, एक बार वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। सो डू यू थिंक कि मोइन खान साहब जैसे कह रहे हैं कि इंग्लैंड की बॉलिंग में कुछ यू नो कमी है, उस तरह आपको लगता है कि पाकिस्तान की भी बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है? यू बी कंसीड 300 प्लस रन्स क्वाइट ऑफन, आपको लगता है इसको कंट्रोल करना? देखो, जो 4 ODIs में आपका बॉलिंग अटैक था उसमें आमिर नहीं था, वहाब नहीं था, शादाब नहीं था। सही है। तो उसको कंपेयर करके यहाँ पे लाना ज़रा सा सही नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग दे शुड बी वेरी वरीड, एंड आई एम श्योर दे आर वरीड। देखो, आज बांग्लादेश 280 ले गया, उस दिन साउथ अफ्रीका आगे खींच के ले गया, पाकिस्तान 348 ले गया, सो इनको प्रॉब्लम आएगी। और सिर्फ आज भी बेन स्टोक्स एक चल गए एक तरह से, वरना वो जनरली चल नहीं रहते। अगर आज वो 3 विकेट ना लेते, रन्स कम ना करते, तो शायद आज भी 300 प्लस जाते, मैच ना जीतते। शाकिब को भी उसने आउट किया, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इंग्लैंड को आज के मैच के बाद भी परेशानी होगी। 150 160 for 2 तो हो गए थे वो बांग्लादेश, वहां से कोलैप्स हुए हैं क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर आजकल फंक्शन नहीं कर रहा है, और जबकि तमीम फॉर्म में नहीं है, सरकार रन्स नहीं कर रहा है, सिर्फ मुशफिकुर और शकीब कर रहे हैं, फिर भी ये 280 तक पहुंच गए। बिल्कुल सही। तो इंग्लैंड हैज टू बी रियली वरीड। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय द सिलेक्शन टुडे। मे बी आई लाइक टू थ्रो इट टू मोइन ऑल्सो कि क्या ऐसा होता है सिलेक्शन में कि आज उन्होंने मोइन को ड्रॉप किया, जबकि मोइन अली बीइंग एन ऑफ स्पिनर और उनके टॉप 4 में से 3 बैट्समैन आर लेफ्ट हैंडेड। बिल्कुल सही है। और खिलाया उन्होंने आदिल रशीद को, जो कि पिट रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने 5 ओवर में 43 दिए। आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो जो लास्ट शॉट उसने खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ये जो कंट्रीज है ना, दे कैन बी वेरी पर्टिकुलर अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली। मुझे याद है डेमियन मार्टिन को ड्रॉप कर दिया था एशेज सीरीज के बाद आफ्टर 2005, हालांकि उसने 80 बनाए थे कि नो सॉरी यू गॉट आउट द रॉन्ग वे, उसको अगली सीरीज में नहीं खिलाया था। आई एम जस्ट वंडरिंग, डू यू थिंक मोइन को इस वजह से ड्रॉप कर सकते हैं? नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। मोइन अली एक बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर है आपके लिए, एट टाइम्स रन भी करता है और विकेट्स भी, विकेट टेकिंग बॉलर है आपके लिए, फील्डर बहुत अच्छा है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई और रीजंस होंगे, यकीनन मेरे ही वाज फिट, बट वी चोज आदिल रशीद और प्लंकेट को मोइन अली की वजह से नॉट पर्टिकुलर उस शॉट के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं ना, उस पर नहीं, एज अ पनिशमेंट नहीं उसको ड्रॉप किया होगा, एज अ डिमांड ऑफ द सिचुएशन। आई थिंक उसको देखते हुए अपना जो कॉम्पोजिशन बनाना चाह रहे होंगे मे बी, क्योंकि आदिल, मैं भी कल ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर सका इस चीज़ को कि मैं भी प्रेफरेंस मैंने आदिल रशीद को ही देनी थी बिकॉज ऑफ देयर लेफ्ट हैंडर्स, एंड आदिल इज़ वेरी गुड ऑन हिज गुगली बॉलिंग, यू नो। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा यूजफुल होगा, रादर देन अगर कहीं चॉइस आती तो आई वुड ऑल्सो गो फॉर आदिल रशीद। ऑलराइट, हम एक ब्रेक पे जाना है हमें, वापस आके हम देखेंगे किस तरह, क्योंकि आज जेसन रॉय का दिन था, 150 प्लस रन उन्होंने किए हैं, किस तरह उन्होंने अंपायर को भी हिट किया वो भी देखेंगे। और आज जो है वो 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट बॉल्स कराई हैं, पहले जोफ्रा आर्चर ने कराई, फिर उसके बाद फर्ग्यूसन ने कराई, उसको क्रॉस, तो उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
After the break on behind the wicket we have with us मोइन खान एंड शोएब अलवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा कि आज जेसन रॉय का दिन था और आउटस्टैंडिंग इनिंग, बड़े डिटरमिन्ड दिखे। पिछला मैच उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं था, हफीज़ का कैच छोड़ा था, रन्स भी नहीं किए थे, तो आज उन्होंने काफ़ी ही मेड इट अप फॉर द लास्ट गेम और अच्छे रन्स किए। मोइन भाई पहले उनकी इनिंग्स की बात कर लेते हैं, फिर किस तरह उन्होंने अंपायर को पछाड़ा है आज वो भी देखते हैं, बिकॉज अंपायर्स काफ़ी अंडर रडार हैं और कमेंटेटर्स माइकल होल्डिंग को भी कहा गया है कि थोड़ा आप अंपायर्स पे हल्का हाथ रखें, वो भी जरा हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन जेसन रॉय की इनिंग्स पहले कैसी लगी? नो डाउट बहुत ही अच्छी इनिंग थी, बट हैविंग सेड दैट के आप ओपोनेंट की बॉलिंग भी देख लें क्योंकि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी, बट जेसन रॉय नो डाउट इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन। लाइक अगर दोनों को ही देखें, आप ओपनिंग पार्टनरशिप देखें तो इट्स मोर देन जो एवरेज जा रहा है उनका थ्रू आउट, इट्स ओवर 60 विच इज़ वेरी, आई मीन प्रेस करना चाहिए उसको कि दुनिया में इसमें बहुत ही कम ऐसे ओपनिंग प्लेयर्स हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स करें। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ देम एंड द वे ही प्लेज लाइक वेरी एग्रेसिव, वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल किसी भी टाइप की बॉलिंग हो। इवन हमने लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखी थी जेसन ने, जहाँ वहाँ सिडनी में जिस तरह की इनिंग खेली थी एक आउटस्टैंडिंग, वो जब ऐसी टॉप क्लास आप पिचेस पे या कंट्रीज के अंदर टॉप क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट जब अच्छा परफॉर्म कर लेते, एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेते। यही वजह थी कि हमने भी एज ए कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको लिया था कुछ मैचेस के लिए PSL के अंदर, और जिस तरह वो खेलते हैं लाइक वेरी पॉजिटिव और डोमिनेटिंग होता है, और उनका क्रीज पे खड़े रहने का मतलब ये है कि रन नहीं रोक सकते आप। वेरी सिंपल, लाइक सईद अनवर यूज्ड टू प्ले लाइक वो जितनी देर क्रीज पे खड़े होते थे रन आते रहते थे, सो आई थिंक ये इज वन ऑफ अ काइंड कि जितनी देर ये क्रीज पे रहेंगे वो ओपोनेंट को डोमिनेट करते रहेंगे। इट्स बेटर उसको जितनी जल्दी आप आउट कर सकें। इट वाज ब्रिलियंट इनिंग बाय हिम, लाइक जिस तरह वो खेले, मेरा तो ख्याल था जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे आज लगा कि उन्होंने 200 मिस कर दिया। आज वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, अभी काफी ओवर्स पड़े हुए थे, आराम से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना था जिस तरह जा रहे थे। और जैसे हमने बात की कि ग्राउंड बहुत छोटा था, उसको यूटिलाइज कर सकते थे, बट वो मे भी शायद एक ओवर में 6 छक्के मारने के वजह से उस थॉट पे आउट हो गए शायद वो। बिल्कुल सही है, और यही इनकी अप्रोच है जिससे इतने सारे रन करते हैं। शोएब साहब एक फुटेज देखते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि एम्पायर्स क्यों गिर रहे हैं ग्राउंड पे, ये जेसन रॉय क्या कर रहे थे। सो लेट्स सी हाउ जेसन रॉय किस तरह उन्होंने एम्पायर को गिराया है। और ऑब्वियसली सो ये दिस इज व्हाट हैपेंड, और आप बैल्कनी में देख सकते हैं कि किस तरह सारे प्लेयर्स जो है वो उस पर हंस रहे हैं। सो ये अनइंटेंशनल था, लेकिन जिस तरह की एम्पायरिंग एक मैच में हुई है शोएब साहब, मेरा तो एक कमेंट है इसके ऊपर कि अंपायर इस टूर्नामेंट में जहाँ देखना चाहिए वहाँ नहीं देख रहे। अंपायर भी फील्डर की तरफ देख रहा है, अंपायर भी फील्डर की तरफ। यू शुड हैव सीन कि वो भाई जो रन भाग रहा है, शॉर्ट रन तो नहीं भाग रहा, उसकी ड्यूटी ये है, दैट्स अ गुड पॉइंट। सिंपल इज दैट, आप जिस जगह पे खड़े, ही शुड इमीडिएटली रन आउट ऑफ द बैट्समैन्स पाथ। उसको पता है कि बैट्समैन इसी पाथ से आता है। आपको जगह क्रिएट करनी पड़ती है अपनी, जब भी आप बॉल हो जाती है, शॉर्ट पे जाता है, तो अंपायर एक्चुअली वो जगह चूज करता है सबसे पहले कि आप एक तो शॉर्ट क्रीज के साइड में आके खड़े होते ताकि आपको शॉर्ट रन नजर आए, और वहां से विजन क्लियर हो रन आउट के लिए भी, अगर आपको रेफर करना पड़े तो आपके पास विजन क्लियर हो, अगर आप आउट दे सकते हैं डिसीजन देन एंड देयर दे सकते हैं तो आप दे दें। अदरवाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज शॉर्ट रन, शॉर्ट रन थर्ड अंपायर नहीं करता उसके ऊपर, तो ये जॉब होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो उस बॉल को देख रहे थे और बैट्समैन से टकरा गए इस बार। लेकिन शोएब साहब आपको लगता है कि एम्पायरिंग, जिस तरह की एम्पायरिंग हमने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज वाले मैच में देखी, उसमें अब एक कमेंटेटर जो है वो सही बात कह रहा है, उस पर भी उसको ये ICC कह रहा है कि आप थोड़े हल्के हो जाएं। एक्चुअली बड़ा गलत किया ICC ने। एक तो ये है कि देखें जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो ऑर्डिनरी व्यूअर के भी समझ में आ रहा है कि डिसीजंस रिवर्स हो रहे हैं, एक ओवर में 2 हो रहे हैं, अगले ओवर में होल्डर के खिलाफ 2 हो रहे हैं। सही है, तो आप ईमेल लिख दें, आप कमेंटेटर से कह देंगे क्रिटिसाइज ना करो, लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा, जब आप इस तरह की ईमेल लिखेंगे तो दैट मीन्स आप दबाना चाह रहे हैं फैक्ट्स और आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो उससे तो और प्रॉब्लम होती है कि रादर देन कन्फ्रंट द अंपायर्स एंड से कि लुक यू आर नॉट अंपायरिंग वेरी वेल, आप 1-2 नए अंपायर ले आए उसमें, यू शुड पेनलाइज द अंपायर्स, किसी को सस्पेंड करें। जब प्लेयर सस्पेंड हो सकते हैं फॉर अपीलिंग ट्वाइस और थ्राइस, उनको डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अंपायर्स जब इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं तो उनको भी डीमेरिट पॉइंट्स मिलने चाहिए। और जिस तरह मोइन खान साहब ने पॉइंट आउट किया, इफ द अंपायर इज मेंटली नॉट देयर फॉर अ मोमेंट, एक किसी पॉइंट पे नहीं है, तो ही हैज इनफ टेक्निकल सपोर्ट के वो थर्ड एम्पायर से कंसल्ट कर सकता है। सो वो अगर नो बॉल अगर उसने वो देखी नहीं तो वो थर्ड एम्पायर रोक के वो थर्ड एम्पायर से कंसल्ट कर सकता है।
So I think umpiring has to improve and they have to make use of the technology Absolutely. more often than not because उनको है वो available. आईसीसी जो है ना, ये जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है क्रिकेट की, इट्स नॉट इनफ। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बात बताऊं, कमिंग बैक टू जो पाकिस्तान का वॉश आउट हुआ है, श्रीलंका इज अ वेरी पुअर कंट्री क्रिकेट वाइज। पैसे नहीं होते, 6-6 महीने अपने प्लेयर्स को नहीं देते हैं। उनका आप ग्राउंड देखें, वो बाउंड्री टू बाउंड्री कवर्ड होता है। exactly. श्रीलंका में कोलंबो का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल बाउंड्री तक उनके कवर्स so हैं। यहाँ पर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे एक एक पॉइंट, क्या डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर कंट्रीज का फेट हो सकता है। आप सिर्फ स्क्वायर कवर कर रहे हैं। तो वेयर इज योर, इतना आप कमा रहे हैं, यू आर अर्निंग बिलियंस फ्रॉम। Alright, so it's pretty evident that umpires have to make use of the technology that they have available. मोइन खान साहब, your point of view पर हम आगे बढ़ जाएंगे इससे। Well, of course, देखें कहीं गलतियां होती हैं, इंसान को एडमिट करना चाहिए, और गलती हो जाती है तो बेहतर यही होता है कि उसको एडमिट कर लिया जाए, रादर देन कि आप उसके ऊपर और लेपापोती करें, जिस तरह की ईमेल फ्लोट की गई है ब्रॉडकास्टर को या कमेंटेटर्स को, विच इज रॉन्ग। आई थिंक ये उनकी ड्यूटी है, और वो जो देख रहे हैं जाहिर सी बात है वही बात करेंगे ना, और उनको इसके एवज पैसे मिल रहे हैं, इट मींस कि वो जेन्युइनली कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है बिल्कुल कि जहां अंपायर्स गलती कर रहे हैं वहां अंपायर्स को पेनलाइज करना चाहिए ना आपको, रादर देन कि आप कमेंटेटर्स को बोलेंगे उसको आप वो करें। हाँ। नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, इतना बड़ा नो बॉल हो गया, वहां पे थर्ड अंपायर इंटरवीन नहीं कर रहा, और फ्री हिट नहीं मिल रही। फ्री हिट पे कुछ भी हो सकता था, यू नेवर नो कि भाई वेस्ट इंडीज मैच जीत जाता उस एक बॉल से। और ये होता है ऐसे डिसीजन कि एक बॉल पे कहीं अच्छा रन आउट हो गया, अच्छा कैच हो गया, या एक टाइमली छक्का मार दिया, आपकी टीमें उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, जीत जाती है। बिल्कुल आई थिंक इसमें इंटरवेंशन जरूरी है आईसीसी का, ये कि अपने अंपायर्स को बेहतर करें आप, और जिन्होंने इस तरह की गलतियां कर रहे हैं उनको पेनलाइज करें। उनके जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनके भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉजेज होंगे, और नेक्स्ट टूर्नामेंट में यकीनन। और ये एक बहुत अच्छी बात जो इन्होंने की है, वो जो क्रिकेट ग्राउंड्स के ऊपर कवर्स नहीं है पूरे, इतने बड़े इवेंट में वाकई कवर्स होने चाहिए। आई एम टोटली एग्री विद शोएब भाई कि इतने बड़े इवेंट में जहाँ स्टेक होता है दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ ऐसे ग्राउंड जहाँ पे जिस मुल्क में आपको पता है कि बारिश होती है, तो वहाँ कम से कम जिन ग्राउंड्स को आपने दिए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच कराने की, वहाँ कवर्स होने चाहिए। 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल आपने हरा दिया, आपने 74 पे ऑल आउट होके बारिश करवा दी, अब यहाँ बारिश करवाना तो बनता था ना शोएब भाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आईसीसी ने किस लॉ के अंदर या किस कैपेसिटी में ईमेल लिखी है कमेंटेटर्स को। दे हैव नो राइट, द रीजन इज दे अपॉइंट ब्रॉडकास्टर्स अपॉइंट नहीं, आईसीसी के उस प्रोडक्शन कंपनीज। पॉइंट ये है कि ये जो हैं वो अपॉइंटेड बाय आईसीसी हैं, दीस अंपायर्स आर अपॉइंटेड। वो जो कमेंटेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आईसीसी है वो ब्रॉडकास्टर करता है, ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन कंपनी को हायर करता है, और वो प्रोडक्शन कंपनी कमेंटेटर्स को करता है। सही, राइट? सो आईसीसी कैन नॉट, है ना, आई थिंक जेन्युइन बिडिंग प्रोसेस है, तो उसमें दे आईसीसी कैन नॉट सपोज्ड टू डिक्टेट देम, और ये मैं आपको बताऊं, ये बीसीसीआई से शुरू हुआ था। बीसीसीआई ने कुछ 10 साल पहले जब से राइट्स ले लिए अपने पास ब्रॉडकास्टिंग के, तो एवरी कमेंटेटर हैज टू साइन अ क्लॉज, हैज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर क्लॉज है कि आप बीसीसीआई के किसी कैपेसिटी में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना सिलेक्शन में, ना पिच को, ना अंपायर को। जिस पे इयन चैपल ने कहा था मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, बट आई विल नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ही वेंट बैक। तो ये वहां से आईसीसी ने पकड़ी है बात, और वो बस वही कोशिश कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप। बिल्कुल सही है। वी होप कि अब आगे के गेम्स में ये चीज़ें ना हो और अंपायरिंग बेहतर हो, अलीम डार की तरह हो डिसीजन के, चाहे कितने बार भी रिव्यू कर लो, जो मैंने डिसीजन दिया वही होगा। और हमने वो देखा आज के अफगानिस्तान के मैच में भी, जो एक उन्होंने कॉट बिहाइंड दिया, बड़ा बैट्समैन ने रिव्यू लिया उसको, उसके बाद भी वो आउट था। सो दिस इज द काइंड ऑफ अंपायरिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिग गेम्स इन वर्ल्ड कप। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर बड़ा मैच होना है कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो ओवल में होना है। जिस तरह मैंने बड़ा बोला, मेरे मुंह से पाकिस्तान निकलने वाला था, बट इट्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वी टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। कल जो है वो बड़ा गेम है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मद्दे मुकाबिल होना है। इंडिया 1 मैच खेला है, 1 जीता है, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेला है, दोनों जीत चुका है। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या मैच होना है, उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं, जो भी दूसरा मैच जारी है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, वरना हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम, और इवन लास्ट फाइनलिस्ट भी थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सबने देखा कि किस तरह मैच हार गए थे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी है, बट ये कहीं ना कहीं जाके चोक करती है, और बड़े लेकिन क्रूशियल मैच में होता है। बट आई थिंक
वेरी वेरी गुड टीम, मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ जिस तरह द वे दे प्लेइंग, जो बॉलर्स हैं उनके जिस तरह जान मार रहे हैं, जो पेस जनरेट कर रहे हैं, एक बैकफुट पे ले आते हैं आप इसी से। और ये अफगानिस्तान जो जिनका प्लेयर है बहादुर निडर, आज वो बिल्कुल बैकफुट पे थे, जिस तरह की बॉलिंग की है न्यूजीलैंड ने। बिल्कुल सही। सही भाई, आपको लगता है ब्रेंडन टेलर के, हम अभी देख रहे थे स्टेटिस्टिक्स देख रहे थे, विराट कोहली के बाद सबसे अच्छे प्लेयर हैं जो अपनी 50s करते हैं मैच में, हर सेकंड गेम में वो 50 स्कोर करते हैं। सो और जिस तरह का उनका डेप्थ है इवन मिडिल ऑर्डर में, और बॉलिंग की तो हम बारहा बात कर चुके हैं, विलियमसन है उनके पास, नीशम अच्छी बैटिंग फॉर्म में है। सो डू यू थिंक कि दिस टाइम राउंड इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी फॉर देम? अगर ये नॉकआउट स्टेज पे पहुंचते हैं तो दे विल बी एबल टू अर्ली टू आस्क, लेकिन ने कहा कि वही एक मेंटल कोई चीज़ आ जाती है बीच में कि 5-6 सेमीफाइनल्स खेल चुके हैं, आउट ऑफ 11 वर्ल्ड कप से एक फाइनल खेल चुके हैं, बट अब फाइनल में भी जब पहुंचे थे तो किस स्पीड से पहुंचे थे ब्रेंडन मैकलम, उससे पहला ओवर नहीं खेला गया स्टार्क का, छठी बॉल पे उसने बोल्ड कर दिया। तो एकदम से ये बड़े उसमें आके एक एनालिस्ट ने बड़ा अच्छा बोला था, उसने कहा ये आदी हैं छोटे छोटे ग्राउंड्स पे खेलने के, जब ये फाइनल पे आते हैं, सेमीफाइनल पे आते हैं, एक बड़ा स्टेडियम देखते हैं, जैसे मेलबर्न पे फाइनल खेला या वहां खेला, गुड पॉइंट, तो वो बड़े दे नॉट यूज्ड टू सच अ ह्यूज स्टेडियम, तो बाज़ दफ़ा वहाँ पे भी उनका वो ऊंच नीच रह जाती है। लेकिन अफगानिस्तान की मैं एक बात कहूँगा, देखो 172 तक पहुंचना अगेंस्ट दिस पेस अटैक, जिसमें 3 बॉलर्स जो हैं 140 किलोमीटर/आवर कर रहे हैं, और वही प्रॉब्लम हुई कि 42nd ओवर पे मेरे ख्याल में आउट हो गए थे, पूरे 50 ओवर नहीं खेले, डर किसी और से रहता, आउट नीशम से हो गए। नीशम ने विकेट, बिल्कुल 5 विकेट ली उन्होंने, यही बात है। लेकिन देखो बोल्ट को विकेट नहीं मिली, और दूसरी जगह उन्होंने दूसरे बॉलर्स को भी अच्छा खेल लिया। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, वी हैव टू बी very worried. Good point. कि they are scoring almost 205 against Australia, against Stark और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अगेंस्ट 250 बना के चेस करना होगा पाकिस्तान को। Stark and Cummins के खिलाफ वो 200 प्लस कर गए, इनके खिलाफ वो 172 कर गए, तो it's something that we should be concentrating. बिल्कुल सही है। सो नाउ वील टॉक अबाउट टुमारोज गेम जो ओवल में होना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। मोइन खान साहब, क्या ऑस्ट्रेलिया तो लगता है उनका तो एक प्लेयर या 2 प्लेयर भी चल जाएं तो उनके लिए 300 कोई मसला ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि इट इज गोइंग टू बी इवनली बैलेंस्ड मैच कल, और प्रेशर मैच है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, ओवल की कंडीशन बहुत आइडियल होती है, 50 ओवर खेलना उसके लिए लाजमी होगा, और फर्स्ट बैटिंग करते हुए जो भी 50 ओवर खेल जाएगा यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ईजी होगा मैच जीतना, क्योंकि आप अंडर प्रेशर कर सकते हैं सेकेंड बैटिंग में जब चेजिंग वाइल चेजिंग होती है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो बहुत ज़्यादा चांस है उसका, उसकी वजह ये है कि इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया टू चेज डाउन। सो अगर इंडिया टॉस जीतता है तो नहीं, कोई भी टॉस जीते बैटिंग करनी चाहिए उसको, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है कि प्रेशर गेम है, और आपको याद होगा ICC ट्रॉफी भी जिस तरह पाकिस्तान जीता था, पहले बैटिंग करके 300 प्लस रन किए थे, बिल्कुल, और इंडिया जैसी बैटिंग जो है वो फिर कोलैप्स कर गई थी। तो आपके पास चांस है बड़े मैचेस में, प्रेफर करना चाहिए, अगर अच्छी बैटिंग पिच है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है बैटिंग में, तो आपको चांस लेना चाहिए, पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर लगाएं ताकि आप अंडर प्रेशर कर सकें। बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात की जाए सुहेब साहब, वैसे तो इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है और ICC रैंकिंग्स में भी ऊपर के नंबरों पे है, लेकिन बैटिंग में उनका देखा है कि मिडिल ऑर्डर काफ़ी अंबती रायडू को लेके और काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। डू यू थिंक देयर मिडिल ऑर्डर इज नाउ सेटल डाउन? KL राहुल को वो बेचते हैं 4थे नंबर पे, उसके बाद आपके MS धोनी हैं, और फिर ऑलराउंडर्स आना शुरू होते हैं। सो डू यू थिंक दिस इज वन एरिया वेयर देयर इज सम वीकनेस? इट डिपेंड्स कि अगर आपके ओपनर्स ने टॉप 3 जो उनके हैं, कोहली और उससे पहले रोहित शर्मा, वो और धावन, वो अगर आपके 30-35 ओवर खेल गए, फिर तो देयर लोअर ऑर्डर इज वेरी डेंजरस, बिकॉज धोनी है, पांड्या है, दे रियली हिट आउट, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से आपने 2 निकाल दिए, उनके 3 में से 2 भी निकाल दिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, हाँ, तो फिर क्या हो जाता है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है कि अभी हमने 40 ओवर खेलने हैं, और ज्यादा मार भी नहीं सकते, बिकॉज धोनी जरा सा इनिंग्स को लेके चलता है राइट टिल द एंड, इज अ ग्रेट फिनिशर, लेकिन पांड्या हो गया, दूसरे बॉलर्स हो गए, वो कैरी नहीं कर सकते। सही है। दूसरा मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा मोइन ने कि जो टॉस जीतेगा ही शुड बैट फर्स्ट, बिकॉज इंडिया अगर 300-325 कर देता है, तो जो इंडिया के स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट उनको रिस्क लेना पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। सही है। और जब आप इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट रिस्क लेंगे, सो देन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। द ओनली थिंग गोइंग इन फेवर
फेवर ऑस्ट्रेलिया 10 ODI ऑन द ट्रॉट जीतेंगे। हाँ। दूसरा ये है कि ये इंडिया उसमें से भी पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में तकरीबन सारे प्लेयर IPL खेलते हैं, सो दे नो द इंडियंस इनसाइड आउट। हर प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस इनको पता है, या तो उनके साथ खेलें या उनके अगेंस्ट खेलें। और दूसरा ये है कि देव प्लेड द 2 इंडियन स्पिनर्स वेरी वेल। ये जब 5 मैच ODI सीरीज थी तो इंडिया वाज लीडिंग 2-0, ऑस्ट्रेलिया केम बैक टू विन इट 3-2। तो लास्ट 3 ODIs इन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया में जीते हुए। सो ये बात बहुत है कि दे आर अ वेरी डेंजरस साइड। और मेरे ख्याल में मेंटली वो ऐसे हैं कि ऑल्दो इंडिया इज मेंटली स्ट्रांग अंडर कोहली, लेकिन आई फील ऑस्ट्रेलियंस आर मोर स्ट्रांग। और सेकेंडली वही कोल्टन नाइल ने प्रूव कर दिया कि नंबर 9, 8, 9 तक बैटिंग कर रहे हैं। इंडिया की इतनी डीप बैटिंग नहीं है, सो दैट्स गोइंग टू बी द की कि इंडिया की ये कोशिश करेंगे कि 2 उड़ा दें। और ऑस्ट्रेलियन टीम का एक हमेशा कॉल रही है कि जो उनका बेस्ट बॉलर होता है वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन, ऑपोजिशन के बेस्ट बैट्समैन को आउट करने की जिम्मेदारी लेता है। मिग्रा हमेशा जिम्मेदारी लेता था, मैं लारो को आउट करूंगा। एक 5 टेस्ट सीरीज में उसने 8 दफा आउट किया था उसको। सो ये एक स्टार्क जो है ना, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कोहली के बड़े प्लेयर्स को आउट करने की, एंड दे नॉर्मली डू दैट। वर्ल्ड कप फाइनल में देखो स्टार्क ने ब्रेंडन मैकलम को आउट कर लिया वो बैट पे। बिल्कुल सही। मुन भाई, आपको लगता है मेंटल टफनेस वाली जो साइड है इट गोज विद ऑस्ट्रेलिया, और जो बायलैटरल सीरीज का एडवांटेज है 3 मैचेस लगातार जीते हुए इंडिया से, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया? देखिए, बड़े गेम में हमेशा जो भी टीम मेंटली स्ट्रांग होती है या अपने प्लान अच्छे एग्जीक्यूट करती है, अच्छे करने का मकसद ही ये होता है कि एक तो करना होता है और आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो एग्जीक्यूट करते हैं ना, यू नो। अगर आप जरा से भी डिस्टर्ब होंगे और डबल माइंडेड होंगे तो आप प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और टीमें वही डबल माइंडेड होती हैं जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होती। आई थिंक दोनों का पलड़ा मैं समझता हूँ बराबर है। सही है। जहाँ 2 प्लेयर अभी इंडक्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, दोबारा रिगेन कर रहे हैं अपना वो कॉम्बिनेशन, यू नो, स्मिथ के आने से और वार्नर के आने से, वेयर इंडिया एक एस्टैब्लिश टीम है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह इंडिया डोमिनेट करती है अगेंस्ट द बॉलिंग, और अगर इंडिया के टॉप जैसे बैट्समैन खेल जाते, जैसे शोएब भाई ने कहा 30-35 ओवर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आराम से इंडिया ने 350 रन करने, जो कि इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ चेज डाउन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल होगा। यू नो, तो जो भी कल टॉस जीतेगा मेरा ख्याल है प्रेफर करेगा कि बैटिंग की जाए और बड़े रन किए जाए। भुवनेश्वर या शामी में से किसको लेंगे शोएब साहब? पहले मैच में भुवनेश्वर का फॉर्म बहुत अच्छा आ रहा है, ही इज बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स लास्ट ईयर में भी, और सीन कर लेता है, लेटरल मूवमेंट उसकी है। शामी को वो लोग आराम से खेलते रहे, शामी टाइप ऑफ बॉलर्स को ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत खेला है। सही। और तो पहले मैच में भी कोहली ने भुवनेश्वर को प्रेफर किया था। बिल्कुल सही। माइट गो विद भुवनेश्वर। ऑलराइट, सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम बिकॉज़ दोनों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मैच जो है वो बराबर है, दोनों टीमें जो है उनका पलड़ा बराबर है, तो ये इंडिकेट करता है कि बड़ा अच्छा मैच होने वाला है कल का। आज हमने देखा कि दोनों वन साइडेड गेम्स हुए, लेकिन हमारी डिस्कशन वन साइडेड नहीं थी। ऑलराइट, सो वी हैव टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। कल दोबारा मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं अच्छा गेम देखने को मिले कल।